हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू रिवॉल्यूशन इंजीनियरिंग एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ चुके हैं डिप्लोमा करके, उन लोगों को आई होप कि अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया होगा, आपका एडमिशन हो चुका होगा आपके मनचाहे कॉलेजेस में, तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने इंजीनियरिंग का पहला पड़ाव पार कर लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं M3 का सबसे पहला टॉपिक अपना, जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है वो सारे ब्रांचेस के लिए सेम रहेगा। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ओके, तो आपने लीनियर इक्वेशन सुना होगा, राइट। लीनियर इक्वेशन किस तरीके का दिखता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऐसा अगर कोई इक्वेशन है जिसके ऊपर डिग्री क्या है? 1। यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन है, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये लीनियर है? नहीं, ये है नॉन लीनियर, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, अगर हम एक्स क्यूब का भी टर्म लेते हैं और ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन आता है सी वाई इस तरीके का, तो भी हम इसे क्या बोलेंगे? ये दोनों हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस, राइट। ये है हमारा सेकेंड डिग्री इक्वेशन, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह भी बोलते हैं, और ये है हमारा क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो हमने अब देख लिया कि लीनियर और नॉन लीनियर होता क्या है। और एक टर्म जो मैंने बोली वो है डिग्री, राइट। तो डिग्री ये टर्म आप याद रखिए, थोड़ी ही देर में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हमने लीनियर इक्वेशन तो देख लिया, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जो स्टूडेंट्स 11th-12th में पढ़ के आए हैं मैथमेटिक्स, उन्हें तो पता ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, समझ लो ऐसा कुछ होगा। या फिर ये जो है इस तरीके से दिखता होगा, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। प्लस पी इक्वल्स टू 2। अब आप बोलेंगे कि पहले तो आपने बताया कि जिसका डिग्री 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, या फिर वाई स्क्वायर का टर्म आता है, या फिर वाई क्यूब आता है, तो आपने बोला कि ये तो नॉन लीनियर हो गया। लेकिन ये इक्वेशन लीनियर कैसे हुआ? तो यहाँ पे बात आती है डिग्री और ऑर्डर की। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर इस टर्म के बाहर कोई पावर है तो उसे बोला जाता है डिग्री, क्योंकि ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका भी हमारे नॉर्मल लीनियर इक्वेशन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? dy बाय dx। अगर ये टर्म हम देखते हैं तो डेरिवेटिव कितना है? पहला डेरिवेटिव है, राइट, फर्स्ट डेरिवेटिव है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जितने नंबर का डेरिवेटिव है उसे बोल सकते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर है यहाँ पे 1, लेकिन ये जो टर्म है इसके ऊपर पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या हो गया इसका? 1, डिग्री हो गई 1। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मैं बोल रही हूँ, उसके ऊपर जो पावर है वो भी क्या है? 1। लेकिन
हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2। तो हमने क्या देखा, जो डेरिवेटिव होता है उसका जो नंबर होता है उसे बोलते हैं हम ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री है ये वाली डिग्री है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अगर देखें तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, थर्ड डेरिवेटिव, राइट। y का डेरिवेटिव लिया है हमने x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा थर्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है थर्ड, यानी कि ऑर्डर होगी 3। और डिग्री की हम बात करें तो इसके ऊपर पावर क्या है बताइए, पावर क्या है यहाँ पे 1, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा कि कॉमन क्या है, डिग्री यहाँ पे जो है वो है 1। सिमिलरली जैसे कि हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस वाले लीनियर इक्वेशन में देखी थी, तो डिग्री है 1, इसलिए ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। और सिमिलरली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी डिग्री है 1, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको डिग्री और ऑर्डर ये जो टर्म्स हैं वो समझ में आ चुके होंगे। कई बार बच्चे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व करना जानते हैं, उनका सल्यूशन निकालना जानते हैं, लेकिन वो डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, इतनी सिंपल सी बात या फिर जो बेसिक्स है वो उन्हें पता नहीं होते। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका डिग्री क्या होती है और उसका ऑर्डर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके कुछ रूल्स तो होंगे ज़रूर, कि ये कोई इक्वेशन है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, ऐसा ही कोई दिखने वाला इक्वेशन होगा लेकिन उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम LDE लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका डेफिनेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पावर ऑफ dependent variable and its derivative equal to 1 and equation not containing terms such that y into dy by dx y square into d2y by dx square, ऐसे ही y रेस टू n कोई नंबर ले लिया हमने, d रेस टू n y बाय dx रेस टू n। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि क्या बोला गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, अगर हमें इस तरीके से दिया गया है, ये टर्म हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे x को हम क्या बोल सकते हैं, x होगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ की y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, y होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्यों, ये भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमने इस तरीके से कोई इक्वेशन लिया dy बाई dx और y की कोई हमने वैल्यू ही नहीं दी या फिर y को डिफाइन नहीं किया, तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर,
y इक्वल टू मैंने क्या बोला आपको, एक्स स्क्वायर। तो आप झट से क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर क्या आएगा आपका 2x, राइट। तो आपका कुछ तो आंसर आया, राइट, एक्स के टर्म्स में आपका आंसर आया। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ, जब y को हमने x के टर्म्स में डिफाइन किया, राइट। तो y x पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, राइट। और x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट। क्या आप देख रहे हैं कि x यहाँ पे किसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं ना। तो x हो गया इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट ऑन x, राइट। आप इसे ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक आजमा सकते हैं। अगर हमको दिया है dy बाय dx, तो मानिए कि ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, और dx ये जो है ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर, ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, राइट। तो अगर हमने फर्स्ट फ्लोर को तोड़ दिया तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ऑफ कोर्स ये हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन हमने ग्राउंड फ्लोर ही तोड़ दिया तो फर्स्ट फ्लोर क्या हो गया, गिर ही जाएगा, राइट। तो y मतलब फर्स्ट फ्लोर है अपना, वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, राइट, वो हो गया डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपने देख लिया कि है y। अब आप बोलेंगे कि क्या ये dy बाई डी एक्स ही होगा, नहीं, ये हो सकता है dx बाई dy। तो अगर इस तरीके से आया तो x क्या हो गया अपना, x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे y हो गया इंडिपेंडेंट। सिमिलरली कोई भी हम वेरिएबल ले लें, चलो dn बाय dm कर लेते हैं, तो n भी हो गया डिपेंडेंट और m हो गया इंडिपेंडेंट, ओके। तो ये जो dy बाई डी एक्स है वो हमने बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ले रखा है। ठीक है, अब समझते हैं अपनी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन में दिया गया है differential equation in which power of dependent variable and its derivative is equal to 1। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम यहाँ पे देखें एक इक्वेशन समझ लो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन हमने ले लिया, ठीक है। तो हमें बोला गया है पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y का पावर यहाँ पे क्या है 1, राइट, एंड इट्स डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स जो है उसके ऊपर भी क्या पावर है 1, ठीक है। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके ऊपर पावर हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड इक्वेशन नॉट कंटेनिंग terms such that y into dy by dx y square into d2y by dx square, मतलब जो डिफ्रेंशिएशन के टर्म्स है उनको हमें y से मल्टीप्लाइड नहीं दिखना चाहिए, तब उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि किन इक्वेशंस को हम LDE बोल सकते हैं और किन इक्वेशंस को नहीं बोल सकते। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपने पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू ई रेज टू 2x, ओके। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमें क्या चाहिए कि जो y की टर्म है, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ऊपर वाला मतलब y,
y है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। उसका पावर क्या दिया गया है, यहाँ पे y है, उसका पावर क्या है 1, ठीक है, y का पावर है 1। और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफ्रेंशिएशन का टर्म है, मतलब d2y बाई dx², इसका पावर क्या है 1, ठीक है, मतलब डिग्री 1, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। और ये जो टर्म्स है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन में डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स ऐड नहीं होनी चाहिए, वो भी इस इक्वेशन में हमें नहीं दिख रही है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ये आप लिख सकते हैं अगर चाहो तो। सेकेंड इक्वेशन हम देखते हैं अब। सेकेंड इक्वेशन है x² d2y बाई dx² प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, ठीक है, y का पावर है 1। और जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफ्रेंशिएशन का टर्म है उसका पावर क्या है 1, ठीक है, d2y बाय dx², मतलब सेकेंड ऑर्डर है इसका, और डिग्री क्या है, डिग्री या फिर पावर है 1, राइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x² का टर्म मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। लेकिन x क्या है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेशन में क्या बताया गया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल से डिफ्रेंशिएशन की टर्म मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, राइट। लेकिन x क्या है अपना डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए देयरफॉर ये इक्वेशन भी हमारा क्या होता है, ये इक्वेशन भी होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब देखते हैं अपना थर्ड इक्वेशन, y² d2y बाई dx² प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y इक्वल्स टू 0। अब ये आप बताइए कि क्या ये LDE है या फिर नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और y का पावर क्या है, पावर है यहाँ पे 2, राइट। हमें क्या चाहिए पावर 1, तो ये वाला कंडीशन फेल हो गया पावर वाला, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया था, y² d2y बाई dx² या फिर y dy बाई dx, ऐसा टर्म नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ पे है, राइट। मतलब गिवन इक्वेशन इज नॉट LDE, ओके। चलिए अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद में हम शुरुआत करेंगे कि हम इस LDE का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल होगा d2y बाई dx² प्लस साइन ऑफ dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ओके।
तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2 है, ठीक है, इस पे पावर 1 है। लेकिन क्या ये इस तरीके से इक्वेशन बन पाएगा? नहीं। अगर मैंने आपको बोला ax प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, क्या ये इक्वेशन होगा? नहीं होगा, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डिफाइंड टर्म चाहिए। साइन के अंदर x है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, राइट। तो ये जो डिफरेंशिएशन की टर्म है वो यहाँ पे साइन के अंदर दी गई है, मतलब ये डिफाइन हम नहीं कर सकते। इसीलिए गिवन इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 5 इंटू dy बाय dx प्लस 6y। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है LDE दिखता है, इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग, राइट। तो अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्म की बात करूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे लिख सकेंगे हम? d2y बाय dx स्क्वायर दिया है, राइट। यहाँ पे कुछ a टर्म हो सकती है, जैसे कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट हो सकता है, राइट। तो हमें लिखना है LD ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, nth ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ऑर्डर है 2। तो अगर हमें इसी तरीके से ऑर्डर 3 का दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर 4, या फिर किसी भी नंबर का, किसी भी ऑर्डर का अगर हमें LDE दिया गया, समझ लो 10, तो वो हम कैसे लिखेंगे एक जनरलाइज फॉर्म में, वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं A0 A0 d रेज टू n y dx रेज टू n, राइट, मतलब कोई nth ऑर्डर का, ठीक है, ये n कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आ जाएगा कोई कांस्टेंट, इसे हम A0 नाम देते हैं, dny मतलब nth डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में, प्लस A1 d रेज टू, अब यहाँ पे n है तो n के बाद क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद आया फर्स्ट ऑर्डर, मतलब 2 माइनस 1 हुआ, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dn माइनस 1y डिवाइडेड बाय dx रेज टू n माइनस y, राइट, प्लस अब यहाँ पे A0 A1 A2 लिखेंगे, d रेज टू n में से 2 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 1 हुआ था, फिर ऑफ y x रेज टू n माइनस 2 प्लस A2 हो गया। अब A3 लिख लेते हैं, d रेज टू, अब n माइनस 2 की जगह क्या आएगा, n माइनस 3 ऑफ y d x रेज टू n माइनस 3 प्लस, ऐसा करते करते आखिर में क्या बचेगा, y वाला टर्म, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं an आएगा यहाँ पे, और y इक्वल टू, अब ये 0 ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे साइन x आ सकता है, यहाँ पे log ऑफ x आ सकता है, कोई भी फंक्शन आ सकता है x का, क्योंकि x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लिख लेते हैं हम f ऑफ x। ओके, तो आप अपनी नोटबुक में जनरलाइज फॉर्म ऑफ LDE लिख लीजिए ऑफ ऑर्डर n। ओके, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है ऊपर वाला, बस इतना लिख लीजिए वीडियो पॉज करके।
ओके, तो हमने जनरलाइज फॉर्म देख लिया, लेकिन इतना बड़ा कौन लिखेगा, राइट। और हमेशा डिफ्रेंसिएशन का टर्म लिखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी बाय डी एक्स जो टर्म है इसको बोलते हैं डी, कैपिटल डी। ये होता है हमारा ऑपरेटर, ये होता है ऑपरेटर। तो अगर हमें लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो हम कैसे लिखेंगे, डी, राइट, डी बाई डी एक्स का डी और वाई ऐसे का ऐसा रहेगा, राइट। डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर अगर बोले तो आएगा हमारा डी स्क्वायर। ऐसे ही डी एन बाई डी एक्स रेस टू एन अगर आपको बोला तो क्या आएगा, डी रेस टू एन। ओके, डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा डी वाई। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर हम बोले तो आएगा डी टू वाई, राइट, डी स्क्वायर वाई। इसी तरीके से वो आता जाएगा। और डी रेस टू एन वाई बाई डी एक्स रेस टू एन ऐसा लिखा तो क्या आएगा, डी एन वाई, डी रेस टू एन इंटू वाई। ओके, ये तो समझ में आ गया कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी है। लेकिन अगर हमें ऐसा दिया गया वन बाई डी, या फिर कभी भी ऐसी टर्म आ गई वन डिवाइडेड बाई डी, तो डी का इन्वर्स है, मतलब इसका भी इन्वर्स हो जाएगा, राइट। तो डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स। ओके, इतना लिख लीजिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हमारा जो इक्वेशन था वो हम कैसे लिख सकते हैं, डी एन वाई डी एक्स रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन वाई डी एक्स रेस टू एन प्लस ए एन वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इस तरीके का हमारा इक्वेशन था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब डी रेस टू एन डी एक्स रेस टू एन को क्या कर सकते हैं, हम डी के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो आएगा ए नॉट, ए नॉट तो जैसे का तैसा रहेगा। फिर ये जो टर्म है y को छोड़ के इसका पावर है n, मतलब कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे तो पावर आएगा n, y ऐसे का ऐसा रहेगा, प्लस a1, ये जो टर्म आएगी वो आएगी कैपिटल D रेस टू n माइनस वन, y फिर से वैसे का वैसा रहेगा। अगर आगे की टर्म हम देखें तो क्या आती है, a1 d n माइनस वन है, यहाँ पे n था n माइनस वन, हम पीछे आ रहे हैं एक एक नंबर से, राइट। तो आएगा n माइनस टू इंटू वाई, प्लस ऐसे करते करते हमें आ जाएगा a n y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि y जो है वो है कॉमन, तो y को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और वो ये सारा जो टर्म है इन सारी टर्म्स को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो डी एन प्लस ए वन डी ऑफ एन माइनस वन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस टू प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एफ एक्स, राइट। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो सारी टर्म्स हैं इन्हें मैं बोलूँ कि ये है फंक्शन ऑफ डी, तो क्या आप मानेंगे, मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स क्या हैं, डी वाली टर्म्स है, राइट। तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय वाई, ये तो ऐसे का ऐसा आएगा, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इक्वल टू क्या आ गया अपना एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और डी तो आपको पता है
d है d/dx। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। अब हम बढ़ते हैं कि इसका सल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है, तो फाई ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका सल्यूशन आएगा y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी के फॉर्म में। वाई सी होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वाई पी होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इसे हम पी आई भी बोल सकते हैं। अब जिन जिन को ये टर्म्स जो है समझ में नहीं आ रही हैं, थ्योरेटिकली आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन आगे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। इस तरीके से आएगा इसका सोल्यूशन। वाई सी होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वाई पी होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन ये सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं। ओके, स्टेप्स टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ linear differential equation of order n। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, राइट। वाई सी और वाई पी में से हम सबसे पहले वाई सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, फाई ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये जो हमारा इक्वेशन था इसे अब हमें क्या करना है, फाई ऑफ डी इक्वल्स टू 0, इसको हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन वो होता है जिसे हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो वो बन जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, इसका हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, राइट। मतलब फाई डी को 0 से करना है इक्वेट। फिर हमें सेकेंड स्टेप है फाइंड आउट रूट्स, इसे हम आई लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, और ये है स्टेप 2 फाइंड आउट रूट्स। ठीक है, फिर देखेंगे कि ये रूट्स जो है वो रियल आते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं। ठीक है, या तो रूट्स रियल आएंगे या तो आएंगे कॉम्प्लेक्स। अब इनमें भी टाइप्स होंगे। सबसे पहला होगा रूट्स सारे के सारे होंगे डिस्टिंक्ट, मतलब सारे डिफरेंट। फिर ऐसा भी हो सकता है 2 रूट्स सेम हो और बाकी के रूट्स डिफरेंट हो। फिर हो सकता है 3 रूट्स सेम हो और बाकी के डिफरेंट हो। और कॉम्प्लेक्स में भी इसी तरीके से आ सकता है कि या तो डिफरेंट रूट्स आएंगे या फिर बोथ रूट्स सेम आएंगे। ओके,
तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जितनी कंडीशंस आई हैं, कंडीशन 1 2 3, ये है कंडीशन 4 और ये कंडीशन 5, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ लो, लेट m1 m2 m3 up to mn are roots of equation. Then yc मतलब complementary function will be equal to c1 e to the power m1 into x plus c2 e raised to power m2x plus c3 e raised to power m3x up to nth root। ओके, अब शायद आपको ये थ्योरी समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले ये पूरा देख लीजिए थ्योरी, फिर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सारे जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि रूट्स होंगे रियल और दो रूट्स आएंगे सेम और बाकी के होंगे डिफरेंट। सेकंड कंडीशन है, हम अब m1 m2 m3 mn के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, m1 इक्वल टू m2 मतलब टू रूट्स सेम हैं और बाकी के जो रूट्स हैं नॉट इक्वल टू m3, नॉट इक्वल टू m4 अप टू नॉट इक्वल टू mnth रूट। ठीक है, तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आया था c1 e रेस टू m1x, तो यहाँ पे आएगा c1x प्लस c2 इंटू e रेस टू m1x। अब यहाँ पे m1 और m2 कॉमन है तो ये दोनों टर्म्स मिला के यहाँ पे ये एक ही टर्म आई है। ओके, फिर बाकी की जो टर्म्स हैं m3 से वो सेम ही आएंगी, c3 e रेस टू m3x प्लस nth रूट तक जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि थ्री रूट्स आर सेम, तो टू रूट सेम थे तो क्या आया था c1x प्लस c2। अब थ्री रूट सेम है, राइट। थर्ड है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 एंड नॉट इक्वल टू m4 अप टू नॉट इक्वल टू mn। तो क्या आ सकता है, yc आ सकता है c1, इससे आप कुछ करने की कोशिश कीजिए, c1 x स्क्वायर आ सकता है, c2x आएगा प्लस c3 आएगा, राइट। c1 x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e रेस टू m1x, राइट। ये तीन टर्म्स की मिला के एक टर्म आ गई और बाकी की जो टर्म्स हैं c4 e रेस टू m4x ये सेम आएंगी। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अगले पेज पे ये लिख देती हूँ। थर्ड कंडीशन थी रूट्स आर रियल एंड थ्री रूट्स हैं सेम, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, फिर ये नॉट इक्वल टू m4 और बाकी सारे रूट्स हैं m तक डिफरेंट।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1x² प्लस c2x प्लस c3 इंटू e रेज टू m1x प्लस c4 इंटू e रेज टू m4x, ऐसा n तक जाए, e रेज टू mnx। ओके, यहाँ तक आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हमारी फोर्थ कंडीशन थी कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स रूट में पहली कंडीशन थी कि दोनों रूट्स होंगे डिफरेंट। ओके, फोर्थ कंडीशन, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स किस तरीके से दिखाई देते हैं, समझ लो। m1 ये एक रूट है, तो वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा इस तरीके से दिखेगा। वेट, अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और m2 ये दिखेगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स आते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, इन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब ये हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप बस इतना लिख लीजिए। तो इस कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc होता है e रेज टू अल्फ़ा x, अल्फ़ा मतलब ये वाला अल्फ़ा, इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ओके, फिफ्थ कंडीशन था हमारा रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड। तो समझ लो m1 इक्वल टू m2, ये दो जो रूट्स हैं ये आए हमारे पास अल्फ़ा प्लस आई बीटा। m3 इक्वल टू m4, ये आया हमारे पास अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इस तरीके के अगर रूट्स हमारे पास आएंगे, मतलब दो रूट्स सेम आएंगे और दो रूट सेम आएंगे, इस तरीके से एक एक पेयर में सेम आते जाएंगे, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e रेज टू अल्फ़ा x इन ब्रैकेट c1x प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ बीटा x प्लस c3x प्लस c4 इंटू साइन ऑफ बीटा x। ओके, आई होप आपने ये सारी थ्योरी जो है वो लिख ली होंगी। अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मतलब एग्जाम्पल सॉल्विंग, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, अब जिन को पहले मैंने जो भी समझाया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये वो जिनको नहीं समझ में आया अब आपको समझ में आएगा। ओके, पहला लेते हैं एग्जाम्पल, फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही हम yc बोलते हैं, फंक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास d2y
बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अब हमने तब देखा था जब मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म का इक्वेशन बताया, तो d बाई डी एक्स को हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स को d से रिप्लेस करते हैं, d n बाई डी एक्स एन को हम क्या करते हैं, डी एन से रिप्लेस करते हैं, d स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर इसको हम रिप्लेस करेंगे d स्क्वायर से, और y जैसे का तैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, d स्क्वायर इंटू वाई प्लस 5, यहाँ पे आएगा कैपिटल D इंटू वाई प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई, ये हमारे पास आ गया, राइट। हमने क्या किया, बस y को कॉमन ले लिया। अब ये क्या, ये 5d है, राइट, 5d मतलब फंक्शन ऑफ d। तो हमें क्या करना है, स्टेप्स के मुताबिक स्टेप्स पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में 5d को कन्वर्ट करना है, 5d इक्वल्स टू 0 करना है, फिर इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और जो रूट्स आएंगे उनके मुताबिक हमें आगे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ओके। तो यहाँ पे देखो 5d इक्वल टू 0 करना है, मतलब d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आएंगे इसके -2 और -3। ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो या फिर मैन्युअली भी कर सकते हो। ये वाला तो इक्वेशन इजी है, आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो मैं आपको कैल्सी में ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दूंगी। आज के लिए आप ये मैन्युअली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 6 इक्वल टू 0। अब ये रूट्स कैसे आए, फैक्टराइजेशन किया, d प्लस 3 d प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब है d इक्वल टू -3 और d इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ गए, राइट। और ये रूट्स कैसे हैं, सेम तो नहीं है, तो ये है डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। मतलब YC में जो हमने सबसे पहला कंडीशन देखा था, ये वाला ऑल रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल है और है डिस्टिंक्ट, राइट, मतलब डिफरेंट। तो सॉल्यूशन YC कैसे लिखेंगे, YC लिखेंगे C1 e रेज टू m1x प्लस C2 e रेज टू m2x। अब यहाँ पे 2 रूट्स हैं, यहाँ इसीलिए हमने 2 तक m2 तक की जो टर्म्स ही वो ली हैं। तो देखिए C1 m1 इसे बोलते हैं हम, ठीक है। m1 अगर -3 ले लेते हैं, m2 ले लेते हैं -2। अब ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। C1 क्या है, C1 कोई भी कांस्टेंट है, ओके। YC इक्वल टू e रेज टू -3x प्लस C2 e रेज टू -2x, ओके। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब आगे हम थोड़े और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हमारी कंडीशंस जो थी उनके ऊपर, ताकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। 2 इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 10y इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर y प्लस माइनस है dy माइनस 10y
इक्वल टू 0, लेकिन y को कॉमन ले लिया तो 2d² माइनस d माइनस 10 इंटू वाई इक्वल टू 0। ये है हमारा 5d। इसको इक्वेट करना है 0 से, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, तो क्या आएगा 2d² माइनस d माइनस 10। ओके, इसके रूट्स क्या आएंगे, सॉल्व कीजिए। अच्छा, तो हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन -20 और एडिशन आना चाहिए -1, राइट। तो इस तरीके से कौन से रूट्स हो सकते हैं, इसके रूट्स हो सकते हैं 4 और -5, राइट। ठीक है, तो 2d² प्लस 4d माइनस 5d माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके रूट्स आएंगे d इक्वल टू 5/2 और एंड -2। तो ये दोनों रूट्स भी कैसे हैं, रियल है, लेकिन है डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट है। तो इसका सोल्यूशन भी वैसे ही आएगा जैसे हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x, राइट। मतलब कैसे लिख सकते हैं हम, yc इक्वल टू c1 e⁻m1 क्या था हमारा 5/2 इंटू x प्लस c2 e⁻m2 मतलब था हमारा -2 इंटू x। ओके, तो ये आ गया हमारा yc, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम्पल। अब लेते हैं अपना एग्जाम्पल 3। अब ये आपको सिंप्लीफाई करके ही दिया है एग्जाम्पल 3 + 9y इक्वल टू 0, ऐसा फंक्शन है, राइट। तो ये है हमारा phi ऑफ d, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से। रूट्स क्या आएंगे इस इक्वेशन के, d² प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो d आएगा हमारा, इसके फैक्टर्स होंगे d + 3, d + 3, राइट। 3 × 3 9 और 3 + 3 6, मतलब d आता है -3 और -3। मतलब है हमारा सेकेंड वाला जो कंडीशन था कि दो रूट्स क्या है, सेम। तो इसका yc कैसे आता है, c1x प्लस c2 e⁻m1x। ओके, तो यहाँ पे yc कैसे लिखेंगे हम, c1x प्लस c2 इन ब्रैकेट रहेगा ये मल्टीप्लाइड बाय e⁻m1, मतलब ये जो रूट है -3 इंटू एक्स। ये आ गया yc इस वाले इक्वेशन का। तो अब हमने दो कंडीशन के एग्जाम्पल देख लिए, अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपना फोर्थ एग्जाम्पल। y dx² प्लस 9y इक्वल्स टू 0, राइट। तो d2y/dx² को हम रिप्लेस कर देंगे d²y से, प्लस आ गया 9y इक्वल टू 0। ठीक है, फिर d² प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा phi ऑफ d, इसे इक्वेट करेंगे 0 से।
तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। डी स्क्वायर अगर 9 यहाँ पे ले जाऊँ तो आएगा -9। अगर मैंने रूट ले लिया दोनों साइड पे तो आएगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट लिख के, ठीक है, माइनस, ठीक है, डी स्क्वायर बाहर आएगा तो आएगा d और स्क्वायर रूट ऑफ 9, लेकिन ये -9 है, राइट, -1 इसका स्क्वायर रूट, इसे बोलते हैं हम आई, ये होता है आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू -1, मतलब क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू आई, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3, मतलब क्या आ गया 3i, ओके। लेकिन ये प्लस या माइनस, ओके, प्लस या माइनस, एक तो ये प्लस होगा या फिर माइनस, इस तरीके से दो रूट्स आ गए, मतलब d एक रूट आ गया हमारे पास 3i प्लस 3i, दूसरा रूट आ गया माइनस ऑफ 3i, ओके। तो दोनों रूट्स जो है डिफरेंट हैं, राइट। अगर हम इसे इक्वेट करें रूट्स का, कॉम्प्लेक्स रूट से आई बीटा से, ये होता है जनरलाइज्ड कॉम्प्लेक्स रूट। तो अल्फ़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब है 0, अल्फ़ा है 0 और बीटा होता है मल्टीप्लाइड बाय आई, तो बीटा है हमारा 3, राइट, ओके। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वाई सी इक्वल टू ई रेज टू अल्फ़ा एक्स मल्टीप्लाइड बाय C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ओके। इतना मैं इरेज कर देती हूँ, आप ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं ये इरेज कर रही हूँ, ओके। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू अल्फ़ा क्या है अपना 0 इंटू एक्स इन ब्रैकेट C1 तो कोई कांस्टेंट है, फिर आता है कॉस बीटा है अपना 3x प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा अपना 3 है, 3 इंटू एक्स, राइट, इस तरीके से आएगा। अब e रेस टू 0 हो जाएगा 1, मतलब yc आ गया C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x, ओके, ये आ गया हमारा yc, ये लिख लीजिए। अब देखते हैं अपना 5th एग्जाम्पल। तो y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये सिमिलर है जो पिछला एग्जाम्पल था उसका, इसे लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा 5d, इसे इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, राइट। लेकिन क्या, चलो डी स्क्वायर, इसे अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकाले तो ये आएगा डी स्क्वायर और ये आएगा प्लस या माइनस, राइट, तो प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब
स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब होता है i, तो डी स्क्वायर, सॉरी ये आएगा डी आ गया हमारा ये वाला वैल्यू, राइट। तो डी आ गया प्लस या माइनस i। अगर इसे हम अल्फ़ा प्लस आई बीटा से, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से इक्वेट करते हैं तो अल्फ़ा है हमारा 0 क्योंकि अल्फ़ा का टर्म नहीं है, राइट। प्लस माइनस आई इंटू बीटा, बीटा आई से कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है मतलब है 1, राइट। तो बीटा है 1 और अल्फ़ा है 0, अल्फ़ा है 0। इसका सोल्यूशन कैसे आएगा फिर, YC आता है e रेज टू अल्फ़ा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। अल्फ़ा x मतलब 0 इंटू एक्स, C1 cos ऑफ बीटा है हमारा 1 मतलब cos x प्लस C2 इंटू साइन एक्स। ई रेस टू 0 हो जाएगा 1 मतलब YC आ गया C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स। ओके, आई होप आपने अभी तक जितने एग्जाम्पल हुए सारे लिख लिए हैं। अब देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, ये है डी स्क्वायर वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसे हम जनरलाइज फॉर्म में लिख लेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। अब निकालेंगे y को कॉमन, प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, इसके कोई फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो हम जनरलाइज तरीके से इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स क्या आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ पे a है 1, राइट, b है 1 और c भी है 1, राइट। तो माइनस b मतलब -1, यहाँ पे लिख लेते हैं a है 1, b है 1 और c भी है 1, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 4 ही आएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस a भी है अपना 1 तो 2 इंटू 1 मतलब 2, तो कितना आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 आ गया अपना -3, फिर आया डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगले पेज पे लिख लेते हैं इसे, -1 रूट्स आए थे अपने -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2, ओके। अब इसे हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -3 है इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई, राइट। और अल्फ़ा प्लस आई बीटा के फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो होगा -1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3i/2। तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा और ये आ गया हमारा बीटा, राइट।
वाई सी कैसे लिखना है फिर? वाई सी इक्वल टू ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, मतलब ई रेस टू अल्फ़ा है हमारा -12 इंटू C1 कॉस ऑफ बीटा है √3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2 साइन ऑफ √3/2 एक्स। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा वाई सी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। d4y बाई dx⁴ माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे d4 इंटू वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब आता है d4 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम? d4 माइनस 1 जो है इसे करेंगे 0 से इक्वेट। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो हम लिख सकते हैं d² प्लस 1 इंटू d² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स आते हैं अपने, d² प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा d इक्वल टू प्लस माइनस आई। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, चलो d² इक्वल टू -1, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट, मतलब d क्या आ गया? प्लस माइनस आई, ये एक रूट आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं d² माइनस 1 इक्वल टू 0 करके d² इक्वल टू 1, तो d आ गया हमारा प्लस या -1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे रूट्स हैं ये है कॉम्प्लेक्स और ये है रियल और है डिस्टिंक्ट। एक रूट है +1, एक रूट है -1, ये भी है कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखें? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, मतलब वाई सी जो हम रियल रूट्स के लिए लिखते हैं प्लस वाई सी जो हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए लिखेंगे, राइट। तो ये वाला वाई सी क्या आएगा हमारा रियल रूट्स के लिए? C1 e रेस टू m1x, m1 क्या है अपना 1, राइट। m1 है 1 और m2 है e रेस टू -1, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू -1। यहाँ पे लिखिए m1 इक्वल टू प्लस आई, m2 इक्वल टू माइनस आई। ओके, तो ये आ गया वाई सी फॉर रियल रूट्स। फिर आएगा वाई सी फॉर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये आएगा ई रेस टू अल्फ़ा एक्स इंटू C1 या फिर इसे C3 ले लेंगे हम cos बीटा एक्स प्लस C3 साइन बीटा एक्स। लेकिन अगर हम अल्फ़ा बीटा से इसे इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा है यहाँ पे 0 और बीटा है 1, राइट। तो ये आएगा, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे हम, प्लस ई रेस टू 0 इंटू एक्स C3 कॉस ऑफ बीटा है अपना 1 मतलब x
प्लस इसे लिखते हैं C4 इंटू साइन ऑफ बीटा मतलब 1 है तो x, ये आ गया C1 ई रेस टू एक्स प्लस C2 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ये तो 1 हो गया C3 cos x प्लस आया C4 इंटू साइन एक्स, तो ये आ गया हमारा YC। तो हमने देखा कि अगर कंबाइंड रूट्स आते हैं मतलब रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है तो इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन में उसका YC लिखना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं हम अपना लास्ट एग्जाम्पल, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें दिया है, हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स फाइंड आउट कैसे करने हैं, मैन्युअली इसके रूट्स फाइंड आउट करने का मेथड शायद कुछ लोग भूल चुके होंगे, ये हमने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। t की जगह आप 1 कंसीडर करो, ठीक है। तो देखो हमने अगर 1 कंसीडर किया 1 तो d का क्यूब मतलब 1 का क्यूब होगा 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर मतलब होगा माइनस ऑफ 1 3 इंटू डी मतलब हमें क्या करना है, डी की जगह बस 1 पुट करके देखना है, तो आता है प्लस 3 फिर आता है प्लस 5। इसका जो सम है वो 0 आना चाहिए, लेकिन क्या ये 0 आएगा, ये होगा 1 माइनस 1 कैंसिल 3 प्लस 5 ये आता है 8। तो अब लेके देखते हैं -1, अगर -1 दिया तो आता है डी क्यूब का आता है -1 माइनस डी स्क्वायर में अगर हम d की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या आएगा, डी स्क्वायर आएगा 1 लेकिन यहाँ पे है -1। फिर आता है प्लस 3 इंटू डी, 3D मतलब 3 इंटू -1 मतलब -3, तो ये आ जाएगा -3। फिर आता है प्लस 5, अब इसकी एडिशन कीजिए, ये आता है -5 ये आता है प्लस 5, दोनों का एडिशन होता है 0, मतलब एक रूट है अपना -1, ठीक है, इसे हम m1 बोलते हैं, m1 है -1। अब क्या करना है, इसके जो कोएफिशिएंट्स है डी क्यूब डी स्क्वायर डी और ये वो हमें इस तरीके से लिखने हैं, डी क्यूब का है 1 फिर डी स्क्वायर में है -1 फिर है 3 फिर आता है 5, ओके। अब ये जो -1 है वो हमें इधर लिखना है, अब क्या करना है, ये जो 1 है इसे एज इट इज़ नीचे लिख देना है। अब क्या करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया -1। फिर यहाँ पे इन दो टर्म्स की करनी है एडिशन, ठीक है, इन टर्म्स की एडिशन करनी है, -1 इनकी एडिशन हो जाएगी -2। फिर क्या करना है, -1 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -2 कितना आया 2, राइट, 3 प्लस 2 आ गया 5। फिर क्या करना है, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आया -5 यहाँ पे लिख देना है, 5 और -5 इसका एडिशन हो गया 0, राइट। यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट आया 1 -2 5, इसका हमें एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनाना है, मतलब डी स्क्वायर -2d प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब डी स्क्वायर -2d प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। हमें पहला रूट मिल गया m1 आ गया हमारा -1। अब हमें बाकी के दो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स आएंगे,
तो इसका कुछ कॉम्बिनेशन फैक्टराइजेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो रूट्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस बी है यहाँ पे -2, a है 1 और c है 5। माइनस बी माइनस ऑफ -2 मतलब +2, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ये आता है 4 माइनस 4 इंटू a मतलब 1 है इंटू c मतलब 5 डिवाइडेड बाय ट्वाइस a है 1। तो ये क्या आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इंटू 5 मतलब आता है 20 डिवाइडेड बाय 2। अगले पेज पे लिख लेते हैं। प्लस माइनस ऑफ 4 माइनस 20 बाय 2, यही था, राइट। तो ये थे हमारे रूट्स, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 20 मतलब आता है -16 डिवाइडेड बाय 2। अगर -16 का स्क्वायर रूट है इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू आई, राइट। तो 2 प्लस माइनस 4i डिवाइड बाई 2, इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मतलब आ गया 1 प्लस माइनस 2i। इसे अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा से इक्वेट करेंगे तो अल्फ़ा है हमारा 1 और बीटा है 2, बीटा है हमारा 2, ओके। तो अब yc कैसे लिखेंगे, हमारे पास है 3 रूट्स। पहला रूट है हमारे पास, ये रहा पहला रूट है -1, ठीक है। पहले रूट्स लिख लेते हैं। m1 इक्वल टू -1, फिर आता है m2 और m3। m2 हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई बीटा और m3 आएगा 1 माइनस आई बीटा, राइट। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। तो yc आएगा m1 मतलब ये एक ही फंक्शन है तो इसका लिख सकते हैं हम जनरलाइज e रेस टू m1x। तो c1 e रेस टू m1 क्या है अपना -1 मतलब माइनस ऑफ x, प्लस अब कॉम्प्लेक्स वाले जो yc है वो लिखने हैं e रेस टू अल्फ़ा x इंटू c2 cos बीटा x प्लस c3 sin बीटा x, राइट। बीटा है 2, अल्फ़ा है 1, तो आएगा c1 e रेस टू -x प्लस e रेस टू अल्फ़ा 1 है मतलब x, c2 cos ऑफ बीटा है 2 मतलब 2x प्लस c3 sin ऑफ 2x। ये आ गया हमारा yc, ओके। ये हो गया हमारा yc। आई होप आपको yc मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना कैसे निकालना है उसका मेथड समझ में आ गया होगा। और हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स की आज प्रैक्टिस की तो आपको कभी भी आगे डाउट नहीं आएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे स्टक नहीं होंगे कि इसका yc कैसे निकालना है, राइट। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उसके पहले हमने ऑर्डर वगैरह जो था वो भी डिस्कस किया था, ऑर्डर और डिग्री। फिर हमने देखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, राइट। फिर हमने देखा जनरलाइज फॉर्म और सॉल्यूशन ऑफ एलडीई कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमें मिला था सॉल्यूशन ऑफ एलडीई इक्वल्स टू y इक्वल टू yc प्लस yp।
YC होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और YP होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो YC ये जो पहला पार्ट है वो हमने आज देखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, राइट। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसी तरीके से जो हम पूरा सोल्यूशन है वो निकालना सीख जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिए गए हैं उन पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर अपना जो एप्लीकेशन है रिवॉल्यूशन इंजीनियरिंग एकेडमी का उस पर आप चैट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आप कुछ पर्टिकुलर आपका प्रॉब्लम हो उसका भी आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं और उसका सल्यूशन मांग सकते हैं। और फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो हमारा जो वीकली डाउट सेशन होगा उसमें हम आपका वो जो डाउट है वो ले लेंगे। आप क्या करिए, YC के ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में होंगे, उसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।